नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज को लेकर आएंगे अगली वीडियो में। आप हमारे पिछले लेक्चर की वीडियोस को देखना नहीं भूलें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है और ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में रखा गया है। इसको पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है उसमें फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया है और पार्ट 4 में डीपीएसपी को मेंशन किया गया है जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसके बारे में केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छानुसार करता है। इसका मतलब ये है कि बैंक को उन्होंने राज्य से रिलेट किया है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार नीति निर्देशक तत्व को यूज कर सकता है या फिर नहीं भी यूज कर सकता है। ठीक है, इसका एम है, नीति निर्देशक तत्व का एम क्या है? तो इसका एम है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना हमारे नीति निर्देशक तत्व का मेन एम है। इसे संविधान का आदर्श भी कहा जाता है, आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसके माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, मतलब भारत एक वेलफेयर स्टेट है। तो इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन किया हुआ है? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन किया हुआ है जो कि डीपीएसपी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग अब आर्टिकल वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है जो कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है, मतलब डिफिनीशन ऑफ अ स्टेट है इसमें दिया हुआ रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या होगी। 37 आर्टिकल नंबर है कि इसे इन्फोर्सेबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 38 इसमें वेलफेयर एटीट्यूड को डिस्कस किया गया है कि हमारी सरकार जो है लोगों का कल्याणकारी काम करेगी, मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि को इसमें डिस्कस किया गया है। तो इस 3 आर्टिकल को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो डीपीएसपी जो है ये राज्यों पे लागू होती है ना? तो राज्य पे लागू होती है। तो राज्य का परिभाषा जो है, राज्य की डिफिनीशन ये 36 में मेंशन किया हुआ, मतलब फर्स्ट जो इसका आर्टिकल होगा राज्य का डीपीएसपी का जो फर्स्ट आर्टिकल होगा उसमें राज्य का डिफिनीशन दिया है और ये राज्य पे इन्फोर्सेबल होता है या नहीं होता है, मतलब कि 37 आर्टिकल जो इसका होगा ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है, इसको डिस्कस करेगा। तो ऑब्वियसली डीपीएसपी जो है ये लोगों को याद ही रहता है कि इन्फोर्सेबल नहीं है, तो नॉट इन्फोर्सेबल है, ये इसमें डिस्कस किया हुआ है। अब आर्टिकल 38 में क्या बोलता है कि डीपीएसपी को लाया इसलिए गया था कि लोगों का जन कल्याण हो, लोगों का कल्याणकारी काम हो, सामाजिक और आर्थिक इसमें सुधार हो लोगों के जीवन में, उसके लिए इसको लेकर आया गया था। तो 38 में इसी को डिस्कस किया गया है कि वेलफेयर एटीट्यूड को डिस्कस किया गया है। ठीक है, एटीट्यूड को डिस्कस किया गया है, मतलब सरकार जनता का कल्याणकारी काम करेगी, जैसे सामाजिक आर्थिक जो न्याय जो होता है जनता को वो देगी। तो ये इसमें डिस्कस किया गया है लोक कल्याणकारी कार्य को। तो इन 3 चीज़ों को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में डिस्कस किया गया है कि समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, है ना, और संसाधनों का उचित वितरण होगा और राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएगी। तो आर्टिकल 39 में यही डिस्कस किया गया है। और आर्टिकल 39 ए में क्या डिस्कस है? तो इसमें 39 ए में डिस्कस किया हुआ है फ्री लीगल एड के बारे में और आर्टिकल 40 में डिस्कस किया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। तो 39 आर्टिकल को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो जस्ट इसके पहले हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 38 और इसमें डिस्कस किया गया था वेलफेयर एटीट्यूड को, है ना, एटीट्यूड को, राज्य के वेलफेयर एटीट्यूड को इसमें डिस्कस किया गया था। तो इसमें जो डिस्कस किया गया था सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में डिस्कस किया गया था। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय किसी भी सोसाइटी में तभी आएगा जब स्त्री और पुरुषों को समान रूप से देखा जाएगा, मतलब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि समान काम के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा और स्त्री और पुरुषों में जो है संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। तो हम वेलफेयर एटीट्यूड से अनुच्छेद 39 को याद रख सकते हैं कि वेलफेयर तभी होगा, सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण तभी होगा जब
स्त्री और पुरुषों को समान नज़रिए से देखा जाएगा, उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, है ना? तो आर्टिकल 39 हम इस ढंग से याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 39 को हम लोग ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेट करके याद करेंगे। आर्टिकल 40 हम लोग को याद रखना है कि ग्राम पंचायतों के संगठन की बात। आर्टिकल 40 से 39 को आप लोग इस ढंग से याद रख सकते हैं कि ग्राम के लोगों को, ग्राम पंचायत के लोगों को गवर्नमेंट एड या कि सरकारी सहायता जो लीगल सर्विसेज होती है उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया होता नहीं है। तो उसी के लिए इसमें निःशुल्क फ्री लीगल एड के बारे में बताया गया है, निःशुल्क कानूनी विधि सहायता के बारे में बताया गया है। ठीक है? तो ग्राम पंचायतों से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि पंचायत के लोगों को जनरली लीगल एड के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम रहता नहीं है, तो उसी के लिए वहाँ पे निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना हमारे अनुच्छेद 39 क में डिस्कस किया गया है और ये बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करने का उल्लेख करता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया, विकलांग को साइकिल वगैरह देना हो गया। तो आर्टिकल 41 को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात तो हो गई, अब ग्राम पंचायत के लोगों को काम देने की बात भी होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों के लोगों को काम, कुछ दशाओं में काम, सरकारी सहायता, ये सब देने की बात अनुच्छेद 41 में की जाएगी, है ना? तो इसको हम लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो जनरली जो चीज़ें, जो योजना जो लागू होती है, ये जनरली गाँव में ही होती है। तो 40 में अब चूँकि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को डिस्कस किया गया है, तो आर्टिकल 41 में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इसी को डिस्कस किया गया होगा, तो आर्टिकल 41 ये हो गया, है ना? आर्टिकल 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा का विवरण दिया गया है, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, इन सब चीज़ों का विवरण दिया गया है। तो आर्टिकल 41 में अ, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं आर्टिकल 42 को कि आर्टिकल 41 में सरकारी सहायता का तो आर्टिकल 41 में जब काम देने का विवरण कर दिया गया है, तो आर्टिकल 42 में कार्य की मनोचित दशा का विवरण दिया गया होगा कि जहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन अच्छी हो, ठीक है? तो इसका विवरण आर्टिकल 42 में दिया गया है, इसको उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 42 में। तो इस बात से आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसमें गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, इसका भी मेंशन किया गया है, ठीक है? आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, का विवरण दिया गया है और इसमें कुटीर उद्योग को भी उल्लेखित किया गया है, डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 43 को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 42 में आपको वर्क कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इसका उसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 43 में जब वर्क कंडीशन अच्छी हो, लोगों को काम मिल गया, आर्टिकल 41 में लोगों को काम मिल गया, आर्टिकल 42 में लोगों को अच्छी दशा मिल गई काम की, तो आर्टिकल 43 में उनको इतना वेतन मिलना चाहिए ताकि लोग अपना घर परिवार चला सके, इसका विवरण दिया गया होगा। तो आर्टिकल 43 इसी से हम लोग याद रख सकते हैं और आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग जो है इसका भी विवरण दिया गया है, तो हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब आर्टिकल 43 क में हम लोग देखते हैं क्या विवरण दिया गया है। आर्टिकल 43 ए में क्या मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 43 ए में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को मेंशन किया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, है ना? आर्टिकल 44 सब सारे लोगों को याद होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करता है, तो हम लोग इसको ऐसे याद रखिए, ऐसे भी याद ही रहता है ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन है, ठीक है? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 44 है तो 44 मतलब बराबर ही एक तरीके से, तो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? अब आर्टिकल 45 में ये मेंशन्ड है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आर्टिकल 45 है तो इसका अगला लेटर होगा 456, मतलब इससे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी होगी, ठीक है? अब जहाँ पे एजुकेशन की बात आएगी तो उसका अगला ही जो आर्टिकल होगा वो आरक्षण पे होगा, यानी कि रिजर्वेशन पे होगा। तो आर्टिकल 46 में एससी, एसटी और ओबीसी के विशेष आरक्षण की बात की गई है। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इससे कोरिलेट करके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो आर्टिकल 47 है मतलब 47, है ना? तो 47, अब इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि सेवन जो है शराब का सेवन ये प्रतिबंधित है, तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार, है ना? आर्टिकल 48 में हम लोग चलते हैं, तो आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि
को डिस्कस किया गया है तथा दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका डिस्कस आर्टिकल 48 में है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो जनरली 47 मतलब शराब का सेवन करने के बाद, शराब पीने के बाद लोग या तो 2-3 चीज़ें ही होती है, या तो खुद खुद ही किसी को धक्का मारते हैं, किसी जानवर को धक्का मारेंगे, या फिर किसी आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आदमी पे गाड़ी चढ़ाने का उल्लेख तो इसमें आर्टिकल में किसी में किया नहीं गया होगा, तो मतलब पशुओं की हत्या पर ही प्रतिबंध की बात की गई होगी। तो आर्टिकल 48 को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एक फन है ये, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48 का। तो आर्टिकल 48 का में ये मेंशन्ड है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, और ये ऐड किया गया है बाद में, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना हमारे सरकार का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 48 में चूंकि अभी जस्ट बात हुई है कि जो पशु है उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाना, दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगाना है, तो आर्टिकल 48 का में यही मेंशन होगा कि वन्य जीव की रक्षा करनी, मतलब किसी जीव की रक्षा करनी है, और पर्यावरण की भी रक्षा करनी है साथ में। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में ये डिस्कस किया हुआ है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट करना हमारी गवर्नमेंट का ड्यूटी होगा, है ना। तो अब चूंकि सारे चीज़ों के प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करनी है, वन्य जीव को प्रोटेक्ट करना है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, तो हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को की रक्षा करना भी इसमें ऐड होगा, है ना। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना आर्टिकल 49 में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आर्टिकल 50 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात को डिस्कस करता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के सेपरेशन की बात करता है आर्टिकल 50। इसको हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 50 है तो 50 और 50 मतलब टोटल अगर 100 है तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब सेपरेशन करना है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये अनुच्छेद 50 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आर्टिकल 51 क्या डिस्कस करता है, तो आर्टिकल 51 में मेंशन्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना है, और इसी की अनुच्छेद के तहत भारत यूएनए का सदस्य बना है। इसको हम लोग इस ढंग से याद रख सकते हैं कि इसके जस्ट बाद का आर्टिकल है आर्टिकल 52, जिसमें प्रेसिडेंट की बात की गई है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं जनरली ये विदेशों में ही घूमते रहते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए वो हर एक कंट्री को घूमते रहते हैं। तो इससे हम लोग ये याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है गांधीवादी अनुच्छेद, दूसरा है समाजवादी अनुच्छेद, और तीसरा है बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद, ठीक है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, इसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गांधीवादी अनुच्छेद कौन सा है, समाजवादी अनुच्छेद कौन सा है, और बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद कौन सा है। तो जनरली गांधीवादी या समाजवादी अनुच्छेद के बारे में ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, समाजवादी अनुच्छेद कौन कौन से हैं, या और बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद कौन से हैं। तो गांधीवादी अनुच्छेद की बात होती है तो आर्टिकल 40 गांधीवादी अनुच्छेद है। आर्टिकल 40 में क्या है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, जो कि गांधी जी का टोटली ये जो आइडिया था ये गांधी जी का ही आइडिया था, तो ये ऑब्वियसली गांधीवादी अनुच्छेद होगा। आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के थ्रू जोड़ा गया है। तो इसको हमें याद रखना है कि 43B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थॉट था ये गांधी जी का ही थॉट था, तो ये भी गांधीवादी अनुच्छेद हो गया। अब आर्टिकल 46 की बात, आर्टिकल 46 की बात क्या है, तो आर्टिकल 45 में हमने जाना था कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, उनको स्कूली शिक्षा के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये सरकार का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 46 इसके जस्ट बाद का आर्टिकल है, तो इसमें रिजर्वेशन की बात थी, SC ST और OBC के रिजर्वेशन की बात थी, तो ये 46 आर्टिकल हो गया, ये भी गांधीवादी अनुच्छेद है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में गांधीवादी अनुच्छेद है, और आर्टिकल 48 ये भी गांधीवादी अनुच्छेद है। इन सारे चीज़ों को हमें याद रखना है। उसी तरह समाजवादी अनुच्छेद की बात होती है तो 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 ये समाजवादी अनुच्छेद है।
और बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो 44 है, 45 है, 48 है, 48A है, 49 है, 50 है और 51 है। ये बौद्धिक या उदारवादी अनुच्छेद है। ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल्स को आपको याद रखना कि कौन से गांधीवादी अनुच्छेद है, कौन से समाजवादी है और कौन से बौद्धिक या उदारवादी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब